सो हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर, वतन की बात हम वतनों के साथ। आज हमारे साथ 3 पैनलिस्ट हैं। सहबा हसन साहिबा हैं, बॉस्टन से होती हैं। शुजात खान साहब हैं जो डीसी से हैं, और डॉक्टर शेख उबैद साहब हैं जो न्यूयॉर्क से हैं। और आज हम बात करेंगे जिस तरह से हिजाब को एक कंट्रोवर्सी बनाया गया है, नॉट ओनली विद इन द कर्नाटका बट एट लार्ज। अभी ये कर्नाटका से निकलकर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुका है और बहुत सारी क्रिटिसिज्म आ रही है, बहुत सारे बातें आ रही हैं हिजाब को लेकर। बहुत ज्यादा मतलब मिस इन्फॉर्मेशन भी है, इस्लामोफोबिया भी है, और कहीं ना कहीं हम खुद बीइंग अ मुस्लिम गलती कर रहे हैं रिएक्शन में कि हमें हाउ टू रिएक्ट ऑन दिस सच टॉपिक इन इंडिया और एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। सो मैं सबसे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने माइक अनम्यूट करके मुझे क्विक ये बताएं कि जो कुछ कर्नाटक में शुरू हुआ था वो आपने किस तरह अंडरस्टैंड किया है, और वो जो छोटा सा वाकया था उसकी क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है। उबैद भाई शुरू कर सकते हैं, सहबा शुरू कर सकती हैं, शुजात, जो भी आप में से करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद सहबा। सहबा, आप कितना जानती हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है, और हम बहुत स्पेसिफिक रहेंगे और शॉर्ट रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हिजाब पहनना एक मुस्लिम को एक अपना राइट देता है इस्लाम को प्रैक्टिस करने के लिए, एंड आई थिंक nobody can take this fundamental right away from any of the Muslim women. मुझे ये ऐसा लगता है कि थिंक के ऑल द गर्ल्स women जो भी हिजाब पहनना चाहते हैं उनको कोई रोक नहीं सकता है, एंड दिस whatever is going on is not correct. शुजात जी, मुझे लगता है कि जो ना ये इशू उठाया गया है, लोगों का जो अटेंशन स्पैन है उसको साइडलाइन करने के लिए गवर्नमेंट की जो अंडर परफॉर्मेंस रही है सारे ग्लोबल मैट्रिक्स में। ये कोई मेरे मैट्रिक्स नहीं है, आपके मैट्रिक्स नहीं है, ये वो मैट्रिक्स हैं जिससे जो है ना दुनिया की सब में बड़ी छोटी इकोनॉमी जिसको मेजर किया जाता है उससे हटाने के लिए जो इशू जो 99 नंबर पर शायद या उसके नीचे भी होना चाहिए, उसको इन्होंने बना दिया है एक मेन स्ट्रीम में, एक डिस्कशन हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन, बिवेयर डिस्ट्रैक्शन में ना पड़े, मेन इश्यूज पे रहे। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं कि जब से ये वाकया शुरू हुआ है और आज जहां पहुंच गया है। देखिए, सारा बीजेपी और आरएसएस की जो फस्ताई फैसिस्ट आइडियोलॉजी है और उनके जो पॉलिसी और स्ट्रैटेजी इसी का हिस्सा है। उनके वो आए पावर में 30 और 20 का हवाला देके कि भाई 80% हिंदुओं की जगह जमा कर दिया जाए और 20% माइनॉरिटीज खासतौर पर मुसलमानों को बिल्कुल ही डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया जाए ताकि उनके वोट की कोई अहमियत ही ना रहे, उनकी कोई अहमियत ही ना रहे, ताकि उन पर प्रेशर रहे कि वो या तो हिंदू हो जाएं या फिर उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में बंद किया जाए, मुल्क से निकाला जाए। मतलब ये कोई पागल की पड़ लगती है, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट इसी तरह के पागल होते हैं, चाहे वो आईसिस के लोग हों या आरएसएस के लोग हों। तो इनके इसी पागलपन में लाखों करोड़ों लोग मर सकते हैं। तो उन्होंने, जैसा शुजात साहब ने भी बताया, उन्होंने एक तो इलेक्शन, यूपी का जो इलेक्शन आ रहा है उसमें उनको जीतना बहुत मुश्किल नजर आ रहा था, तो उस पर फिर उन्होंने वही 20-80 का जो उनका फार्मूला है उसके लिहाज से उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा माहौल पैदा किया जाए, कोई ऐसा इशू खड़ा किया जाए जिसमें हिंदुओं को फिर बताया जाए कि मुसलमानों की इतनी हिम्मत है कि वो तुम्हारे मुल्क में अक़लियत में होते हुए भी अपने हुकूक की बात करते हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का दस्तूर तो हक देता है, लेकिन दस्तूर को मानता कौन है। तो ये बात जो है ना, दूसरी बात ये कि सिर्फ हिजाब का मसला नहीं है। हिजाब और औरतों को तो उन्होंने बनाना था, बनाते रहे। औरतों पर जुल्म तशद्दुद इनका होता रहा है, हर प्रोग्राम में, हर कत्लेआम में औरतें ज्यादा इनके मजलूम रही, इनके विक्टिम बनी रही। लेकिन इनका ये सारा प्लान वो जेनोसाइडल प्लान का एक हिस्सा है। तो फिर उसके बारे में कुछ और बातें जैसे जैसे हमारी गुफ्तगू बढ़ेगी मैं आप लोगों के सामने उसका इजहार ख्याल करूंगा। बिल्कुल। ये एक छोटा सा वाकया एक छोटी सी जगह कर्नाटका के उडुपी में 6 बच्चियों के साथ शुरू हुआ था। अब लाखों बच्चियां जो हिजाब करती हैं, बुर्का पहनती हैं, वो सड़कों पर हैं, एग्जाम्स होने वाले हैं, वो उनकी तालीम मुतासिर हो रही है। अच्छा, इससे पहले ये हुकूमत हमारे लिए ट्रिपल तलाक का भी लाई थी। उससे पहले भी इन्होंने मुसलमान बच्चियों के लिए खासतौर से बहुत ज्यादा हलाला और किसका शोर किया था। तो मुस्लिम बच्चियां जो पर्दा करती हैं या जो फॉलो करती हैं, मतलब एक ये कंसेप्ट, एक ये परसेप्शन है कि
मुसलमान का मतलब जाहिल बच्चे, जाहिल औरत, उसको कुछ नहीं मालूम है, उसको एक बुर्के में लपेट दिया गया है और बस, और हम जो है वो उसके खैरख्वाह हैं। इस तरह से ये पार्टी अपने आप को पोर्ट्रेट कर रही है और इसको अब जिस तरह से पॉलिटिकल रंग दे दिया गया है, अब ये कर्नाटक से निकल के हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट में भी पहुंच गया है। केरला से भी आवाजें आ रही हैं, गोवा से भी आ रही हैं, मुंबई से भी आ रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि ये पॉलिटिकल एजेंडा ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ यूपी और 5 डिफरेंट स्टेट में जो हो रहे हैं, उसके बीच में क्यों शुरू किया गया? आप में से जो भी जवाब देना चाहें। जी, पॉलिटिकल एजेंडा है। देखिए, आप आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, इसके ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। ये हमको इजाजत देता है इंडियन सिटीजन्स को, और इससे जो है ना गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में इलेक्शन के सामने, जब आपको पता है कि इकोनॉमी डूब रही है और पीछे जो है ना 22,000 करोड़ का जो घोटाला हो रहा है, तो इनके जहां जहां स्टेट है बीजेपी वेरेवर रूलिंग पार्टी है, तो इसमें इन्होंने एक ऐसा ये षड्यंत्र बनाया है कि आप इसको मुद्दे को ऊपर रखें ताकि जो है ना जो लोग इससे मुतासिर होते हैं, बस वो एक भावुक होके आपको वोट दे दें और जो है ना किसी तरह दुनिया चलती रहेगी, सरकार चलती रहेगी। इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये। तो इसलिए प्योर पॉलिटिक्स है, ये अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स है, और मैं तो कहूंगा सब में ज्यादा कि जो है ना ये हमारे नेशन इंडिया के लिए, हमारी मातृभूमि जो हमारी धरती रही है, जहाँ पैदा हुए हैं हम, जिससे बहुत प्यार है और जिसकी खैरख्वाही के लिए हम कह रहे हैं, उसके लिए जो है ना इस तरह के पॉलिसीज बहुत हानिकारक हैं, बहुत नुकसानदेह हैं, वेरी डेट्रीमेंटल टू द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। उबैद साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? वरना मेरे लिए आपसे एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल है कि ये जो डिक्टेटर डेमोक्रेसी है, ये आपको लगती है कि ये डिक्टेटरशिप है इन डेमोक्रेसी? बिल्कुल। देखिए, डेमोक्रेसी में हमेशा खतरा ये होता है कि मेजॉरिटेरियनिज्म कहीं ना आ जाए। अगर मेजॉरिटेरियनिज्म आ जाए तो डेमोक्रेसी नहीं रहती। चंद फीसद यहूदी हिटलर का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होगा और जो 6 मिलियन यहूदियों को वो जो ना कत्लेआम उनका करेगा और उनको जो ना गैस चेम्बर्स में भेजेगा। तो डेमोक्रेसी उस वक्त तक जो है मजबूत रहती है, जमहूरियत उस वक्त तक मजबूत रहती है जब तक कि माइनॉरिटीज के हुकूक को सेफगार्ड ना किया जाए। और एक मर्तबा फिर डेमोक्रेसी खत्म हो जाए तो फिर नुकसान सबका होता है, इंक्लूडिंग मेजॉरिटी कम्युनिटी का। हिटलर ने जब जर्मनी को तबाह किया तो फिर जर्मनी जो है वो हजारों साल पीछे हो गया था। अगर अमेरिका दोबारा रिबिल्ड ना करता तो आज जर्मनी जो है दुनिया के करीब तरीन ममालिक में होता। इतनी तबाही और बर्बादी आ गई थी वहां। तो आरएसएस वाले भी वो समझ रहे हैं अपनी हिमाकत और अपने जो उनका जो एक्सट्रीमिज्म है, जिसके एक नशा जो चढ़ा हुआ है कि वो सिर्फ मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे या उनको मजबूर करेंगे कि अपना मजहब तर्क करें। वो समझ नहीं रहे हैं कि उसके उनकी हरकतों से हिंदुस्तान का जो है समाजी और सियासी शिराजा बिखर जाएगा। हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े होने के आसार पैदा हो जाएंगे और ये इकोनॉमिकली हिंदुस्तान बहुत पीछे चला जाएगा। और आप चाइना से लड़ने की बात कर रहे हैं, चाइना कहाँ से कहाँ जा रहा है, और हम हिजाब वगैरह के चक्कर में लव जहाज और हिजाब के नारों के पीछे मुल्क को कहाँ ले जा रहे हैं। अफसोस ये हो रहा है कि पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियां हिंदू मजहब के, वो इनके बातों में आके इनके प्रोपेगेंडा से मुतासर हो रहे हैं। बहुत से लोग उसके खिलाफ खड़े भी हो रहे हैं, लेकिन एक अक्सरियत खामोश है या फिर बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, स्पेशली अमेरिका में। और अब देखें, यहाँ पर मुझे बड़ी खुशी होती है अगर कोई हिंदू लोग भी अमेरिका में आगे आते और आपके प्रोग्राम में आके अपने मुल्क को और अपने धर्म को और जमहूरियत को बचाने की बात करते। देखें कि जब अमेरिका में एक वाइट एक्सट्रीमिस्ट ट्रंप ने जब बैन लगाया मुसलमानों के आने पर, तो गोरे लोग जो बाहर आए और उन्होंने हमारे साथ खड़े होकर हमारी मदद। एयरपोर्ट पे जो जमघटा लग गया था पूरे लॉयर्स का, इसी तरह मुसलमान वो बाहर आते हैं और आईसिस के अलकायदा के खिलाफ मुजाहरे करते हैं, उनसे लड़ते भी हैं। तो ये हिंदुओं को समझना चाहिए, हिंदू कम्युनिटी को, कि वो अपने वतन और अपने मजहब, अपने धर्म को बचाने के लिए वो उठ खड़े हों। उठ खड़े होने का बहुत पहले आ चुका है और खत्म होने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे थे कि कुछ लोग जुड़ सकें, अभी भी कोशिश जारी है। इस एपिसोड में ही आएंगे तो नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे कि कुछ हमारे जो सपोर्टर्स हैं या एटलीस्ट सच कहने वाले हैं वो आगे आए और बात करें। एक इल्जाम ये भी है कि ये जो बच्चियां हिजाब में हैं या बुर्के में हैं, इन बच्चियों को सोसाइटी में मूव करने के लिए तकलीफ होती है। ये लोग उतना फ्रीली
इजीली काम नहीं कर सकती, इनके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं। मैं सहबा की तरफ जाना चाहूंगी। सहबा, आप बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ हिजाबी, आप दुनिया के सबसे ओपन सोसाइटी में मूव करती हैं। आपका क्या टेक है इस पर? आपकी क्या चैलेंजेस हैं अमेरिकन सोसाइटी में? जी, अमेरिकन सोसाइटी में जैसे मैं बताऊंगी कि मैं फिल वक्त जो है टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोग्राम मैनेजर मैं जॉब करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई डिडंट फेस एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मेरा सिलेक्शन भी व्हाइल आई वाज डूइंग एन इंटरव्यू में स्कार्फ पहन के ही इंटरव्यू दिया है मैंने। और इस तरीके से ऐसे कोई नहीं, मुझे फिल वक्त तक मुझे ऐसा लगा नहीं कि कोई मुझे डिस्क्रिमिनेट किया गया है। बट आई थिंक मेरा ये मानना है कि जितना आप एनवायरनमेंट को पोलराइज करेंगे उतना ज़्यादा लोग जो उसके साथ उस एनवायरनमेंट में होंगे वो उससे मुतासिर होंगे। बट यहाँ पर मुझे अच्छे से याद है कि जब ट्रम्प का जो रेटोरिक था और उसमें वो एंटी मुस्लिम बहुत ज़्यादा स्पीचेस दे रहे थे, तो मेरे खुद नेबर्स जो के गोरे क्रिश्चियंस हैं, उन्होंने दरवाजे पे आके नॉक किया और अपोलोजाइज किया, हालांकि उनको मतलब ज़रूरत नहीं थी। दे सेड कि वी अपोलोजाइज फॉर व्हाट ट्रम्प इज सेइंग एंड वी फील वेरी बैड अबाउट इट, यू नो दैट वी सपोर्ट ऑल ऑफ यू। तो उस तरीके से मुझे एक एक्सपीरियंस ये था अमेरिका में। दूसरा एक्सपीरियंस मुझे, एक बार मैं कहीं शॉप पे गई थी एंड समबडी पास्ड मी एंड कहा कि व्हाई डोंट यू गो बैक टू योर कंट्री। तो दो अलग अलग किस्म के एनवायरनमेंट्स होते हैं, और एजुकेशनल एनवायरनमेंट में जहाँ थोड़े सेंसिबल लोग ज़्यादा होते हैं उसमें एजुकेटेड लोग ज़्यादा मतलब एटलीस्ट जो बाहर निकल के आता है वो इस तरीके से नहीं आता है। तो ये मेरे दो मतलब डिफरेंट एनवायरनमेंट्स थे एंड आई स्टार्टेड वेयरिंग हिजाब नॉट जस्ट इन अमेरिका। मेरा इंजीनियरिंग का जो फर्स्ट डे था, that's the time when I started, and I was the only girl in India in my entire college of 500 people wearing a hijab. You feel some kind of disrespectful people are with you because of hijab? क्योंकि मैंने विदाउट हिजाब कभी यहाँ अमेरिका में मैं रही नहीं, तो आई डिड नॉट सी प्री एंड पोस्ट हिजाब सिचुएशन। लेकिन जैसे मैंने कहा आपको कि देयर विल बी ऑलवेज अनएजुकेटेड एंड इग्नोरेंट पीपल अराउंड एंड देयर विल बी एजुकेटेड एंड वांट टू डू बेटर इन द वर्ल्ड। जिस माहौल में मैं इस वक्त हूँ वहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं और वांट टू सपोर्ट लाइक DEIJ एफर्ट, लाइक diversity, equity, inclusion and justice kind of efforts बहुत ज़्यादा हाई पैमाने पे, at least on the surface it is coming up. Deep inside तो अल्लाह को पता कि क्या हो रहा है। And जितना मतलब I will be very honest कि जिस तरीके से I have the freedom to practice my religion here, like मैं अपना डायरेक्टर को भी बोल दूं कि I have to do my namaz in my office, so I do get that kind of permission and people adjust their meetings according to if I request one. तो उस तरीके से एक environment है। इंडिया में भी मुझे क्योंकि I was surrounded by my friends who were and then जब मैंने हिजाब अचानक से पहनना शुरू किया, like until 12th I was not wearing hijab and on first year मैंने शुरू किया, तो everybody was like looking at me कि मतलब why is she doing that। एक बार मुझे एक अच्छा से इंसिडेंट याद है इंडिया में कि somebody stopped me और पूछा कि आप जो है do you belong to an educated family? मैंने कहा yes, both my parents are graduates and post graduates। तो बोले if you come from such an educated family, how come you're wearing hijab? So I told them like because I'm educated I know my rights and so I can practice it। तो there will be always some people who will genuinely support you in hijab and some people will always criticize you for hijab, and I had experienced both ends of it। बिल्कुल। अभी सहबा ने जैसे कहा कि एजुकेटेड सोसाइटी और अनएजुकेटेड सोसाइटी में डिफरेंट होता है बिहेवियर में, किस तरह वो आपके साथ बिहेव कर रहे हैं। शुजा, क्या आप ये बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जिसमें अनएजुकेटेड ही नहीं वेल एजुकेटेड वेल एस्टेब्लिश्ड पीपल आर इंक्लूडेड एंड अपोजिंग हिजाब, क्या कहना चाहेंगे उस पर? जी जी, देखिए ये तो अपने अपने स्पिरिचुअल लेवल का अपना जो है ना, जो भी
आपका लेवल बोले इंटरनल स्पिरिचुअल लेवल, वी ऑल हैव अगेन चॉइसेस टू मेक, एंड आई थिंक इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एजुकेशन, इवन दो द एजुकेटेड क्लास of Muslims in India are of the opinion that if somebody does not have to wear a hijab, well, again I go back to the constitution, whether it is the educated community of Muslims or the larger government or the majority community, whoever it may be, the constitution allows every individual in India, and that right should be respected, that they are allowed to profess their religion according to how they deem fit, as long as it does not infringe upon the rights or the religion of other people. So ये मुझे समझ नहीं आता कि how can we forget that it is a right that people have. Understand, you may not stand for it. Your opinion is respected, and likewise, the opinion of wearing a hijab should be respected as well. To me, it does not make sense, unfortunately. बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके लिए भी है वैसा, कि आपको क्या लगता है क्यों इंडियन वेल एजुकेटेड वेल एस्टैब्लिश्ड मेजॉरिटी गोइंग आफ्टर दीज गर्ल्स? देखिए, जब इनिशियल स्टेजेस में होता है हेट मॉन्गर, तो उस वक्त शायद ये फर्क महसूस हो। आप देखें, हिस्ट्री का प्रोफेसर था वो, और उसने ग्राउंड जीरो मस्जिद के बारे में क्या नहीं आमा खाना बातें की थी कि ये जो है सिंबॉलिज्म है, इस्लामिक विक्ट्री का इस तरह कर रहे हैं, तो ताल्लुक नहीं है। ये जो है इंसान की अपनी ब्रेन वॉशिंग जब हो जाती है, इंसान को उसको डराया जाता है कि अगर दूसरे लोग जो है वो तुम्हारे मुल्क पे कब्जा कर लेंगे या तुम्हें गुलाम बना लेंगे, तो इस किस्म के डर से पढ़े लिखे लोग भी उसमें मुतासर हो जाते हैं। हालांकि 82% लोग और 12% मुसलमान, ये चाहे दुनिया खत्म होने तक भी ये जो है ना, अनलेस सारे हिंदू मुसलमान हो जाए, मुस्लिम पॉपुलेशन से आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन ये इस तरह की आमा खाना बातें उनको ब्रेन वॉश करके कही जा रही है। जहाँ तक बात यह है कि इनको इतनी हमदर्दी होगी मुसलमान लड़कियों से कि भाई हिजाब में उन्हें भागा चलना फिरना नहीं होता है, तो फिर अपने घर से मामला शुरू करें। साड़ी तो बहुत ही ऐसा लिबास है जो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लिबास है। अब साड़ी, तो अगर इनको औरतों से इतना हमदर्दी हो तो अपने घर से शुरू करें, घूंघट खत्म कराएं, जो कि हिंदुओं में बहुत कॉमन है। लेट अस सी कि कितनी हिम्मत होती है, राजस्थान की, यूपी की असेंबलियों में लेके आए। उसके बाद फिर ये करें कि साउथ इंडिया में खवातीन साड़ी ना पहना करें, क्योंकि साड़ी पहन के भागने चलने फिरने में मुश्किल होती है। उसके बाद फिर ये करते हैं कि वो शलवार भी क्यों, सारे लड़कियां जो है शॉर्ट्स पहने इंडिया में। तो ये सिर्फ मजाक कर रहे हैं। ये इनको जो ना, मतलब ये इतनी अहमकाना बातें करते हैं। मैं बार बार वर्ड अहमक इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये है, अब इस इंतहा पे पहुंच गए हैं कि जहाँ पर अकल काम नहीं कर रही। आज अमेरिका में मेरी इतनी इज्जत डे वन से थी। मैं अमेरिका में जब डॉक्टर बन के इंडिया से आया था, क्योंकि नेहरू और गांधी की वजह से, स्पेशली नेहरू और अबुल कलाम आजाद की वजह से, जो इंडिया का जो इकोनॉमिक माहौल था, उसने अपना यहाँ सिक्का जमा लिया था। अब ये हो रहा है कि जो है हर इलाज के दवा जो है गाय का पेशाब या गाय का गोबर है, और एक हिंदुस्तान ने 10 लाख साल कबल जो है वो स्पेसशिप बनाए थे। तो ये कहाँ मुल्क को ले जा रहे हैं ये लोग। और ये जो है ये फंडामेंटल राइट है, उससे बढ़ के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट है कि अगर कोई औरत ये समझती है कि हिजाब करना फर्ज है और ये किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो कहे कि नहीं इस्लाम में ये लिखा हुआ है, वो जो भी प्रैक्टिशनर है उसका इंटरप्रिटेशन उसका है। वो किसी ऐसे आलिम को मानती है जो हिजाब को फर्ज समझती है, या वो खुद रिसर्च करके हिजाब को फर्ज समझती है। कुछ खवातीन हैं जो रिसर्च करके हिजाब को फर्ज नहीं समझती होंगी, और ऐसे किसी स्कॉलर को मानती होंगी जो हिजाब को फर्ज नहीं समझते। इनके इंडिपेंडेंट इनकी चॉइस है। ये कौन होते हैं भी मुझसे कहने वाले कि मैं किस किस्म का लिबास पहनूं, मैं दाढ़ी रखूं या ना रखूं, मैं मेडिसिन करूं ना करूं। ये इंतहाई घनावने, गंदे, मुल्क दुश्मन, इंसान दुश्मन ये लोग हैं। और इन्होंने अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता 50-70 साल से इन्होंने एजुकेशन सिस्टम में इन्फिल्ट्रेट करके हमारे यंग जहनों को मस्त कर दिया है, ब्रेन वॉश कर दिया है। एंड दिस इज टाइम नाउ कि अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो हिंदू अक्सरियत उठ खड़ी हो। जिस तरह मुसलमान अपने अपने मुल्कों में जब भी अलकायदा या आईसिस तरह की कोई हुकूमत, कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे आती हो तो उठ खड़े होते हैं, जैसा कि अमेरिका ने सिविल वॉर की स्लेवरी के खिलाफ। इट्स अबाउट टाइम कि हिंदू शुड राइज अप एंड स्टार्ट वर्किंग टू सेव इंडिया एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन प्लूरलिज्म। तो मेरा सवाल ही एक्चुअली यही था कि जो मेजॉरिटी है वो या तो प्रो बीजेपी हो गई है, आरएसएस हो गई है, या खामोश हो गई है।
तो उनको किस तरह से अप्रोच किया जाए या किस तरह से उनसे कहा जाए कि ये आपको जो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं ये ख्वाब शुगर कोटेड है, इनके अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय कड़वे दवा के, और वो दवा जो है वो बड़ी नुकसानदेह होगी हिंदुस्तान के लिए, उसकी सालमियत के लिए। ये देखिए, आपको तो पता है कि हम कोई 5 या 7 से प्रिवेंट जेनोसाइड का जो ग्रुप चला रहे हैं, और तकरीबन 10 साल से पहले से कह रहे हैं हम कि हिंदुस्तान जेनोसाइड के करीब पहुंच गया है। वरना बात शुरू की थी हमने तो गुजरात प्रोग्राम के बाद में, लेकिन एक हम बाकायदा एनालिसिस होता है हमारा, एक सिस्टमैटिक और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के बाद हम लोग ये बातें करते हैं। और इसीलिए हमने एस्पायर के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, अलायंस टू सेव एंड प्रोटेक्ट अमेरिका फ्रॉम इन्फिल्ट्रेशन बाय रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट, क्योंकि ये सारे आरएसएस के क्रेजी लोग वो अमेरिका में चले आ रहे हैं, जबकि आईसिस और अलकायदा का अल्लाह का शुक्र है कि उनके ऊपर हमने नजर रखी हुई है, वो यहाँ आ नहीं सकते, लेकिन हिंदुस्तान से तो ये लोग आ रहे हैं। तो ये हमें पेशबंदी करनी होगी। देखिए, ये जो लड़कियां खड़ी वो बता रही थी कि उससे पहले सलाम करने पे पाबंदी लग गई थी, उर्दू में बात करने पे पाबंदी लग गई थी, उसके बाद हिजाब पे बात है। उनका था कि किसी ना किसी उससे ये कोई यहाँ पर माहौल कशीदा हो जाए और एक वो बन जाए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि वहाँ के लोगों को हक है को जो चाहे जिस तरह से चाहे इसको रजिस्ट, और हम यहाँ उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे। अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं शायद ये कहता कि इसको मामले को जो है ना वहाँ कोर्ट तक रखो और अपने स्कूल की हद तक रखो, अपने शहर की हद तक रखो, और हम यहाँ गड़बड़ करेंगे वेस्ट में, और जैसे इलेक्शन हो उसके बाद में फिर हम हिंदुस्तान में भी आप लोग जो है ना उस लेके हर जगह वो करें जैसा। लेकिन बीजेपी की ख्वाहिश थी कि सारे हिंदुस्तान में मुसलमान एहतजाज करें, और मुसलमानों ने किया भी जो उनका बुनियादी हक था, तो उसको और एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन मैं इस पे हिंदू कम्युनिटी से, मेरे हिंदू भाइयों बहनों से बहुत ही खुली फ्रैंक बात करना चाह रहा हूँ कि वक्त आ गया है कि आप लोग उठ खड़े हों। ये सिर्फ मुसलमानों के हिजाब या हमारी अज़ान का मसला नहीं है। जब फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद आपके पीछे आएंगे, फिर कहेंगे कि तमिलियन या तेलुगु या कन्नडा या आसामी जबान नहीं चले। तो ऑलरेडी कहते हैं हिंदुस्तान सिर्फ हिंदी बोलने वाले हिंदुओं के लिए है, तो फिर क्या करो? फिर ब्राह्मणिज्म आएगा और आपकी सारी फिर जो है ना आपके सारे दूसरे कास्ट सिस्टम से वही सलूक होगा जो मुसलमानों के आने से पहले हुआ करता था। फिर आप में वही खाना जंगी होगी जो मुसलमानों ने आके मुल्क को मुत्तहिद किया। तो भाई जंगी तो हो गई है, क्योंकि ये हिजाब को लेकर आप पहुंच गए हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फोर्स किया जाता है शेरवानी पहनने के लिए, जामे मिलिया में फोर्स किया जाता है शेरवानी और कुर्ता पजामा पहनने के। यार मैं 35 साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रही हूँ, विद इन द कैंपस 35 इयर्स, और मैंने कभी नहीं देखा कि किसी को किसी चीज के लिए फोर्स किया गया हो। जिसको शेरवानी पहननी है, वहां का कल्चर है, लोग अच्छा लगते हैं, सबको पहनते हैं। जो नहीं पहनते उनको निकाला नहीं जाता है, उनको क्लास से बाहर नहीं किया जाता है। तो ये जो फॉल्स एलिगेशंस बार बार लगा रहे हैं, ये मतलब क्लियर हो गया है कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है इनका, और ये मुसलमानों के पीछे तो थे ही जिस तरह से हैं, मगर अगर रेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज ऑफ इंडिया नहीं खड़ी होती हैं तो आई एम श्योर कि उनके पीछे जाएंगे, और ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, इन्हीं के यति या नरसिंहानंद उठते हैं और इन्हीं की औरतों पर इतने वाहियात इल्जाम लगा देते हैं और कोई उसका रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन एज अ मुस्लिम हमें रिएक्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से हम एक प्रॉपर जवाब दे सकें। कोई एक ऐसा ग्रुप, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमारी पॉलिटिकल हमारे जो राइट्स हैं उनको सेव करते हुए कोई जवाब दे सके। हमारी तरफ से कोई हमारे पास लीडर तो है नहीं, और जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं या लोग हैं वो खामोश हैं। उनकी खामोशी पे आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, हिंदुस्तान में जो है वहाँ के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में रहता नहीं, तो मुझे ये जेब नहीं देता कि वहाँ के लोगों को क्रिटिसाइज करूं। लेकिन वहाँ भी रजिस्ट करने वाले भी हैं, खवातीन भी देखें आपने कि शाहीन बाग पे किस तरह किया, यहाँ पर लड़की मुस्कान ने किस तरह किया कि सारी दुनिया में जो है ना एक वलवला मच गया। तो मैं बात अमेरिका की करूंगा, बहुत ही अहम मुल्क है, इन द लोन सुपर पावर है इस वक्त, और यहाँ पर इसलिए आरएसएस ने यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है गुज़िश्ता 10 साल में खर्च किए हैं, मिलियंस नहीं बल्कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर। तो हमें यहाँ पर आवाज उठानी है, ऑर्गेनाइज होना है। तो सक्सेसफुल उसी वक्त हो सकते हैं हम जबकि हमारे पास विजन हो और हमारे पास जो है जुर्रत। तो कहाँ है वो मुस्लिम लीडर्स? तो वो पूछना पड़ेगा कि कहाँ है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ का तो सवाल जब होगा जब कहीं नजर आप किराए के लोगों को हायर करके, हिंदुओं को किसी और को हायर करके नहीं कर सकते। मेरा अमेरिका में मेरा हीरो माल्कम एक्स है, मेरा रोल मॉडल है, तो मुझे मेरी लड़ाई खुद ही करनी है। इसीलिए मैंने यहाँ पर तंजीमें बनाई थी जिसमें
खुद चाहे मैं हूँ या मेरे बोर्ड मेंबर्स हैं वो आगे आगे रहा करते थे, तो आजकल पता नहीं कहाँ हैं। तो लेकिन यहाँ पर हमें बबांग दहल काम करना होगा और यहाँ पर हमें ग्रास रूट्स पे जाके बताना होगा। देखें, मैं यहाँ फिनिक्स आया हुआ हूँ, यहाँ पर भाई मैं जिस शहर में जाता हूँ वहां पर अगर हम क्रिश्चियन और जूइश और सिख और दूसरे हिंदुओं से और अफ्रीकन अमेरिकन लीडर्स से और ह्यूमन राइट लीडर्स जब हम बात करें कि भाई गांधी का हिंदुस्तान तो कहीं और चला गया और ये सुपर पावर जो न्यूक्लियर पावर है, रीजनल पावर, वो जो है ना सिर्फ रीजनल डिस्टेबलाइजेशन करेगा बल्कि वहां से लाखों लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर गड़बड़ होगी तो लोग जागने लगते हैं। इसीलिए अमेरिका के कई शहरों में रेजोल्यूशन पास हुए सीएए के खिलाफ। साहिबा, आप जरा सा कोई मैसेज देना चाहेंगी हिंदुस्तान की उन तमाम लड़कियों को जो फाइट कर रही हैं, सड़कों पर हैं और अपने हिजाब को सेव करने की मांग कर रही हैं? जी, डेफिनेटली आई विल से कि वी आर ऑल विथ यू। हम जहाँ से भी हैं, हम अमेरिका से हो या दूसरे लोग दूसरे मुल्कों से हैं, we stand behind you, we will support you all the way and we will pray that Allah Ta'ala इनकी मुश्किलों को आसान करे and make them victorious, क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट है, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक बेसिक राइट है एंड नोबडी शुड लाइक, एक स्पेस होती है टू प्रैक्टिस योर कल्चर, योर प्रैक्टिस योर रिलीजन एंड नोबडी शुड इंट्रूड दैट स्पेस। और ना ही एज अ मुस्लिम हम किसी और के स्पेस को इंट्रूड करते हैं, ना ही हम कभी ऐसे मुद्दे या इस तरीके के टॉपिक्स उठाते हैं कि किसी और के रिलीजियस राइट्स को हर्ट करें। तो why people are doing it to Muslims? Just leave us alone, let us practice. It is a religion of peace and let us practice. We are not harming anybody in this process. और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि some people think I wear a hijab because I was asked to wear it. Was my father, was the influencer my brother, or was it like my husband? And I always have to clear that inquisitiveness, कि ये बोलना होता है कि I did it on my own. Nobody forced me to wear the hijab and I feel very comfortable and very happy within wearing this hijab. And India के जो भी struggle अभी कर रहे हैं इस वक्त, I want to say कि I'm sorry that you are going through all this and I wish that this plight of yours gets removed as quickly as possible and I will support you and I'll pray for you. Thank you so much. आप लोग कोई आखिरी वर्ड कहना चाहें दोनों? जी मेरा भी, I want to second and echo the words that Sister Sahiba said, that yes, to all the girls in Karnataka, to all the Muslim girls who are part of the agitation, to all of the girls, some visible and many hundreds of them invisible behind the scenes who are passionate. Do not ever let anyone else tell you what you can do. You know, this country, the country of India, is run per constitution. Read your constitution from Articles 25 to Articles 30 that capture all the fundamental rights given to religious minorities. Again, Articles 25 to Articles 30. Memorize them, by heart them. Those are your rights. The other thing is not only for the Muslim girls, but also for all the girls, all of the girls, regardless of religion, of language, of demographics, and all have a big role to play. If India is to succeed, if India is to get its deserved place on the world stage, no country has ever developed without engaging the brain power and the ethics and all of the caring that the female workforce brings, and yet uses that to take it back home and help grow the next generation of kids. So do not let anybody tell you what can and cannot be done. Be very thorough on what your rights are. We wish the best for you. We pray, we make dua, we make prarthana that everything work out okay. And the country has to look beyond these issues. There are many women's issues about employment, about workforce, about education, about security, about safety. Let us talk about those and quit talking about an issue that is a non-existent. Hijab pehenna has never hurt anybody. Respect people so that you can be respected. बस यही बोलना है.
थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। उबैद साहब, आपका क्या टेक होगा इस पर कि मुस्कान और दूसरी जो लड़कियां उठ खड़ी हुई हैं शाहीन बाग की लड़कियों खवातीन की तरह, उनको मेरा सलाम, सारी दुनिया सलाम कर रही है। बुरखा पोश खवातीन से लेके बेला हदीद तरह की खातून भी आपके लिए उठ खड़ी हुई है सारी दुनिया में। आपकी तारीफें हो रही हैं, तो आप घबराइए मत, हम आपके साथ खड़े हैं, अल्लाह आपके साथ खड़ा है। हिंदुस्तान की मुस्तकबिल आपके हाथों में है, क्योंकि अगर ये आपका स्ट्रगल सक्सेसफुल रहा और हिंदुस्तान का दस्तूर बरकरार रहा तो फिर हिंदुस्तान तरक्की करेगा, वरना हिंदुस्तान पीछा चला जाएगा, खाना जंगी का शिकार होगा, माशी इकनॉमिक तौर पर तबाह व बर्बाद हो जाएगा। और मैं हिंदू भाइयों बहनों से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि अब वक्त आ गया है कि आप उठ खड़े हों। और ये जो बिल्कुल ही नॉनसेंसिकल अहमकाना बातें हो रही हैं कि हिजाब खवातीन को पीछे करता है, भाई रजिया सुल्ताना और चांद बीबी की तारीफ पढ़ लें। आपकी रुद्रांबा देवी से बहुत पहले रजिया सुल्ताना ने मुल्क पे हुकूमत की थी। हिजाब में देख लिया अमेरिका के कांग्रेस वुमन को देखें, हिजाब में देखें कि दुनिया में लोग हिजाब पहन के कहां से कहां चले गए हैं खवातीन। तो ये उनका अपना पर्सनल चॉइस है, इनका मजहबी मामला है। तो हम आपसे ये नहीं करें कि हम हमारे टीचर्स जो है वो मंगलसूत्र उतार दें या बिंदी ना लगाएं, या आपकी जो बेटियां हमारे साथ हमारी बेटियों के साथ पढ़ रही हैं वो लहंगा वगैरह पहन कर ना आए। ये आपका अपनी अपनी चॉइस है। स्कूल यूनिफॉर्म कलर्स पे होता है, वो कलर्स को वो फॉलो कर रही हैं और एक अननेसेसरी मसला बना के हिंदुस्तान को पीछे ना करें, इससे नुकसान हिंदुस्तान का होगा। और हिंदू धर्म का मजाक उड़ रहा है सारी दुनिया, कुछ तो शर्म करें। हमारे लिए नहीं तो खुद अपने नाम के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने मुल्क के लिए खड़े हुए। और यहाँ पर अमेरिका में आई एम अपीलिंग टू अमेरिकन NRIs here, think about what your children are going to face if you create an image of Hinduism as a very brutal, very anti-humane, a very idiotic type of religion, which it is not. Then what is their future going to be here? And I'm appealing to the youth who are born here. You are taught in America that racism and discrimination is wrong. America owns up to its mistake. So tell your parents, demonizing minorities, stop demonizing those they call lower caste. Be human beings, be good Americans, be good citizens, be good Indians, and be inclusive, and stop this hatred and stop this nonsense. And only then this world will be a better place. We are facing a pandemic which has shown us that we all humans are interrelated, and our future rests on we are interdependent, and our future rests on our mutual cooperation. The climate change is a big challenge for you and your coming generations. So please, for God's sake, stand up and join hands with us. Shujaat Khan here has leads a coalition of Americans for a pluralist India. I lead ASPAR. Razia Sahaba has been doing excellent work in the media. There are lots of people who are working here. Join hands with us and build alliances in America. Do grassroots work so that we can bring change in American policy to put pressure on India, because once a fascist government comes to power, it becomes very difficult to undo its policies. It requires lots of pressure from outside. Let us do that. We can do it and we will do it, inshallah. इंशाल्लाह, बिल्कुल। और मैं यही कहना चाहूंगी उन तमाम बच्चियों से जो सड़कों पर हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, अपनी फ्रीडम की लड़ाई लड़ रही हैं, कि आपको अंदाजा नहीं है बच्चियों कि आप ये जंग या ये लड़ाई जो है वो सिर्फ आपकी नहीं है, आपकी आने वाली नस्लों के लिए है। वो कल सर उठा के चल सकेंगे कि हमारी माँ ने हमारे लिए फाइट की थी और हम यहाँ आज खड़े हुए हैं। तो आप ये मत समझिए कि आप बहुत छोटा काम कर रही हैं, नहीं, आपने एक पूरी नस्ल को जो है वो झंझोड़ कर रख दिया है और ये बहुत दूर तक जाने वाली चीज है। तो आप बहुत 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 बड़ा काम कर रही हैं, हम सबसे ज्यादा बड़ा, क्योंकि यही काम है जो आपकी नस्लों तक जाएगा और आपकी आने वाली नस्लें, बिल्कुल आपकी आने वाली नस्लें इससे खुश होंगी कि हमारी माँ इतनी मजबूत औरत थी कि वो अपने हक के लिए खड़ी हो गई, तो मैं भी लड़ सकती हूँ। और ये एम्पावर करना अपनी आने वाली नस्ल को मामूली चीज नहीं है। तो हम सब आपके साथ हैं और जिस तरह भी मुमकिन होगा हम आपको सपोर्ट करेंगे इन एनी वे पॉसिबल। एंड सलूट टू यू, ऑफ कोर्स सलूट टू ऑल ऑफ देम। एंड बस मैं इसी के साथ आज रैप अप करूंगी। हम फिर आएंगे कुछ और लोगों के साथ, आप सबके साथ, और फिर इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे until it will be finalized in India. So thank you so much for joining us today, and Jai Bharat, Jai Bharati.